चलो देखो बेटा, देखो कल हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, परसों दिया था। और उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन एससी वर्मा का था, और उसके जैसा ही क्वेश्चन एक हम लोगों ने भी पीछे लगाया था, ऑलरेडी लगाया था ना, ट्रॉली वाले में, है ना। अब आज मैं पहले वो क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ था क्या, उसके बाद फिर आपको वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास एम डैश है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एम, और तुम्हें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड कैपिटल एम मास। मतलब ये मास फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पे कितना मास लटकाएं कि इसका एक्सेलरेशन इतनी तेजी से हो, इतनी तेजी से हो कि ये मास जो है वो स्लाइड करके नीचे आए ही ना, वहीं पर रुका रहे। तो एम मास जब लटकाओगे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और तेजी से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो तुम्हें ये बताना है यहाँ कितना मास लटकाया जाए, यहाँ पर कितना मास लटका दिया जाए कि एक्सेलरेशन इतनी तेज हो कि आपका ये एम मास नीचे आए। क्वेश्चन ये था, ट्राई करोगे? हम बताएं? पंखा चला लें 1 मिनट। बताओ, ट्राई करोगे कि हम बताएं? चलो ट्राई करने के लिए हमने तुम्हें 1 दिन दिया था पूरा, बट तुम लोग नहीं करके आए। हाँ, उसे संभल के। चलो, सबसे पहले तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि एक मास इस पे नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स। इसका मास कितना है? एम डैश। इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा? एम जी। लगेगा या नहीं लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। याद आया कल वाला क्वेश्चन? एक्सेलरेशन अगर उधर हो रहा है, सूडो फोर्स किधर लगना चाहिए? पीछे की तरफ। इतनी बात समझ में आई? अब तुम लोग खुद बताना है। एम जी अगर नीचे लाओ, ये एंगल थीटा, ये 90, ये वाला 90 माइनस थीटा, इसको तोड़ दो तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये टोटल एंगल क्या है? 90। 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। इधर क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? एम जी साइन थीटा। बोलो समझ में? तो परसों वाले न्यूमेरिकल में बताया था ना, रिवीजन करा रहे हैं एक बार फिर से, वही पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, अब देखना एम ए, इसको भी तोड़ेंगे तो इसका एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स इधर आएगा। कंपोनेंट में तोड़ोगे तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं समझे भाई? ये एम ए और ये एम जी देखो 90 डिग्री पर है, तो ये थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा। तो इसको क्या बोलोगे? एम ए कॉस थीटा। इसको क्या बोलोगे? एम ए साइन थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई? एक्सेलरेशन निकालना है हमको। एक्सेलरेशन का टर्म किस में दिख रहा है? एम ए वाले में, इसमें और इसमें। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या लिखोगे? एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा हो जाएगा। बोलो एक्सेलरेशन निकल आया या नहीं निकल आया? जो कि पिछली बार भी आया था। इतने एक्सेलरेशन से तुम इसको आगे की तरफ फ्लो कराओगे तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। तो ये एक्सेलरेशन पाने के लिए हमें यहाँ एम मास कितना लटकाना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन अपग्रेड कर दिया सर ने। तो इस पे एक मास नीचे की तरफ लगेगा, कैपिटल एम जी।
एक फोर्स ऊपर की लगेगा टेंशन, एक फोर्स इधर लगेगा टेंशन, सही है। FBD डायग्राम बना के इक्वेशन बना लो, सॉल्व हो गया, काम खत्म। सॉल्व किया जाए, चलो देखना ध्यान से है बेटा। बताओ एक्सेलरेशन इसका किधर हो रहा है? अगर एक्सेलरेशन नीचे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? कैपिटल एम जी माइनस टी बराबर कैपिटल एम ए, सही है। नीचे एम जी, ऊपर टी बराबर एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा बताओ? इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा पूरे पे? नेट फोर्स केवल एक फोर्स लग रहा है टी, वो भी जिधर एक्सेलरेशन, यानी टी बराबर, अब इसका टोटल मास क्या बोलोगे? बोलो एम डैश प्लस एम, एम भी तो रखा हुआ है ना, का है ये उतना ही मास लटकाओगे इसके मास के अकॉर्डिंग ना, टोटल मास के अकॉर्डिंग। तो उसको क्या लिखोगे? एम डैश प्लस एम इंटू ए, यही होता है ना टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, टी से टी मर गया, क्या बचा? एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम डैश इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए प्लस स्मॉल एम ए, बोलो समझ में आया? अब ये कैपिटल एम को एक साइड ले लो, तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस स्मॉल एम ए। ये एम डैश मतलब ये वाला मास, इतना समझ में आया नहीं? इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत? नो। यहां से तुम्हें क्या कॉमन मिल रहा है? एक काम करो, एम जी माइनस एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकली? जी टेन थीटा, बोलो सही है? हाँ ठीक है, सब जगह रख लो। एम डैश प्लस एम, ए कॉमन ले लो फिर से, इधर क्या बचा? जी टेन थीटा, बोलो समझ में आया? यहां से एम जी क्या हो जाएगा? अंदर क्या हो जाए? वन माइनस टेन थीटा बराबर एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा, बोलो समझ में आया नहीं? जी से जी खत्म, विभव आ रहा है समझ में? चलो तो कैपिटल एम बराबर क्या आएगा? एम डैश प्लस एम अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और ऊपर भी क्या है? अगर इस टेन थीटा को नीचे फेंक दो तो क्या हो जाएगा? एम डैश प्लस एम अपॉन वन अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। भाई नीचे फेंकोगे तो पार्शियली डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ टू है यहाँ थ्री है, टू को नीचे भेजोगे तो वन अपॉन थ्री बाई टू नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? होगा क्या नहीं इतना बताओ? बिल्कुल होगा। तो ये बताओ इसको अगर नीचे फेंके तो होगा? टेन थीटा कैंसिल, यानी एम डैश प्लस स्मॉल एम अपॉन वन बाई टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा माइनस वन। ये आ गई एम की वैल्यू। इतना मास तुमको रखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आया है नहीं है? एम डैश प्लस एम अपॉन कॉट थीटा माइनस वन, नोट कर लो। घर्षण, फ्रिक्शन हिंदी में कहते हैं। चलो अब अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरीज की जान लेते हैं। कौन सी थ्योरी? क्लासिकल। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी बताती है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जूम करके देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जूम इन, तो पता है क्या दिखेगा? कि तुमको ऐसे खांचे दिखेंगे, जो ग्रूव्स दिखते हैं, ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब समझते हो ना? ये जो खांचे हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके बैठ जाते हैं और इंटरलॉक हो जाते हैं, और जब इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटरलॉकिंग को हमको ब्रेक करना होता है, तो इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताया गया है। क्या बताया गया है? अच्छा, अगर और ये भी बताया गया कि अगर एरिया बढ़ा दें, एरिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा?
सीधी सी बात है, समझ में नहीं आई भाई। क्लासिकल थ्योरी हमारी कहती है कि अगर ये एक सरफेस है, सरफेस खुरदुरा है, ऊपर वाला सरफेस भी खुरदुरा है, दोनों के खुरदुरे खुरदुरापन मिल जाएगा और एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब इंटरलॉक हो जाएगा। अब उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए इस इंटरलॉकिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसी यही होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया क्लासिकल थ्योरी में कि भैया अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो, सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया। क्लासिकल थ्योरी ने फ्रिक्शन क्या बताया कि जब कोई रफ सरफेसेस आपस में एक दूसरे पर रखते हैं, बैठते हैं, तो उनके जो ग्रूव्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, उनको ब्रेक कर वो फिर एक दूसरे को रोकते हैं आगे बढ़ने से। अब इसको आगे बढ़ना है, ये नीचे वाला क्या करेगा, उसको रोकेगा आगे बढ़ने से। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख के कांटेक्ट में और मोशन कर रहे हैं, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को रोकेगा अपोजिट फोर्स लगा के, ऊपर वाला नीचे वाले को रोकेगा अपोजिट फोर्स लगा के। दूसरा पॉइंट कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम जितना पॉलिश कर दोगे उतना ही फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पॉलिश मतलब स्मूथ कर दोगे, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये था क्लासिकल थ्योरी का कहना। क्लासिकल थ्योरी कहती थी जितना रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना स्मूथ सरफेस उतना कम फ्रिक्शन। यही बात सब लोग मानते हैं, यही बात तुम दोनों लोग भी मानते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स पढ़ने आए हो ना, शुरुआत हो गई है तुम्हारे लिए, इन लोग के लिए पहले ही हो गई है। जितना बेचारे पढ़े सब गलत निकला। अच्छा देखो हो तो क्या है यहाँ पे, मॉडर्न थ्योरी हम लोग देखेगा। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, पहला मॉडर्न थ्योरी कहती है एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं करता, एरिया कितना भी हो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। मैं प्रूफ करता हूं, अभी प्रूफ करता हूं। मॉडर्न थ्योरी कहती है ये ग्रुप्स जो होते हैं, ये एक दूसरे में इंटरलॉक होंगे तो वो फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक दूसरे से जो टच करते हैं वो भी बहुत ही कम सरफेस एरिया में। एरिया ऑफ कांटेक्ट इनका क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इनका क्या होगा, बहुत कम, बहुत कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। एरिया कम तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा। तो इनके बीच में प्रेशर क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। प्रेशर कैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है प्रेशर, जिसकी वजह से इनके बीच की जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं, तो इसको तोड़ के आगे बढ़ना होगा ना हमें। जब तोड़ के आगे बढ़ेंगे तो यही तो इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, समझे। अब इन्होंने क्या बताया, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है यहां पे एडहेसिव प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर, अब पहले मैं आपको बता दूं दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे पसीना दिख रहा है मेरे चेहरे पे, तो वो मेरी स्किन से चिपका हुआ है। जैसे पानी हम लोग मुंह पे मारते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स क्या होती है, मुंह पे जाके चिपक जाती है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स अलग है, पानी के और हमारे मुंह के मॉलिक्यूल्स, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलोगे, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलोगे, कोहेसिव। समझ में आई बात। तो यहां पे एडहेसिव प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है। तो अब इन्होंने क्या बताया कि एरिया पर फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता, एरिया कुछ भी हो फ्रिक्शन जितना लगता है उतना ही लगेगा। फ्रिक्शन एरिया बढ़ने और घटने पे बढ़ता घटता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे एडहेसिव प्रेशर लग रहा है मान लो 40 पास्कल का, तो उतना ही तो लगेगा, यहां भी उतना ही लगेगा, यहां भी उतना ही लगेगा।
40 और बढ़ा दो सरफेस, भाई 40 का ही तो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 40 का ही लग रहा, मान लो 20 का लग रहा है तो 20 ही का लगेगा, चाहे एरिया बढ़ाओ चाहे एरिया घटाओ। एरिया बढ़ाने और घटाने पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब इस पे कांटेक्ट पे। ठीक है, अब देखो ये कांटेक्ट जो है इसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? बहुत ही कम है, तो ऊपर से प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। तो ये आपस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के द्वारा एकदम तेजी से अट्रैक्ट खींचे हुए होंगे, तो इसको ब्रेक करने में जो फोर्स लगता है वही फ्रिक्शनल फोर्स है, यही रोकता है इसको आगे बढ़ने में। ये कौन कहता है? मॉडर्न थ्योरी। समझ में आई बात? और मॉडर्न थ्योरी और क्या कहती है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये बताए थे एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट ये कहता है एरिया बढ़ाओ चाहे घटाओ फ्रिक्शन वही लगना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक स्मूथ सर्फ, चलो एक स्मूथ सर्फ, ये हाथ है, हाथ को हम इस पे रख के ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, अभी भी फ्रिक्शन वही लग रहा है, अभी भी फ्रिक्शन वही लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं चेंज हुआ, फ्रिक्शन जितना था उतना ही है। ये देखो फ्रिक्शन इसमें भी और इसमें भी, फ्रिक्शन दोनों में कैसा लगेगा? कॉपी के ऊपर, अच्छा चलो सीट पे हाथ रखो, तुम लोग जहां बैठे हो ऐसे पहले सरकाओ हाथ, बराबर फोर्स जितना उंगली में लगाना उतना ही हाथ पे भी लगाना। ठीक, अब एक उंगली से करो, उतना ही लग रहा कि नहीं? ताकत उतनी लगा रहे हो और फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा है, तो फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा इन्होंने क्या बताया? जितना पॉलिश सरफेस होगा, जितना स्मूथ होगा, जितना पॉलिश्ड होगा, जितना स्मूथ होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन कम होगा। मॉडर्न थ्योरी कहती है जितना एक्स्ट्रा स्मूथ करोगे इनके बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट और कम हो जाएगा, एरिया का जितना ज्यादा कम एडहेसिव प्रेशर और लगेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा स्मूथ और पॉलिश सरफेस, एग्जांपल दे, एग्जांपल दे, सरफेस का जितना ज्यादा पॉलिश करोगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। हाँ, सरफेस का फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब देखो बढ़ेगा, अब सुनो कैसे। जब तुम पॉलिश करोगे तो ये ग्रूव्स कम हो जाएंगे, ग्रूव्स कम हो जाएंगे, तो इनके बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनके बीच का कांटेक्ट और कम, तो एरिया और कम हो गया, तो प्रेशर, एडहेसिव प्रेशर और ज्यादा लगेगा, एडहेसिव प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए देखो जितनी रेसिंग कार होती हैं उन सबके कार में वो पहिए में इस वो नहीं होता है, एकदम चिकने टायर होते हैं, देखा, एकदम स्मूथ टायर बनाए जाते हैं, ग्रूव्स नहीं होते ना उसमें, इसीलिए बनाए जाते हैं, जितना ज्यादा स्मूथ उतना बढ़िया फ्रिक्शन। और तुमको एरिया का बता दे एग्जाम, एरिया का बताते हैं। अब एक गाड़ी का टायर पीछे एकदम मोटा चौड़ा है और एक 25 इंची साइकिल का टायर ले लो इतना, और दोनों को रोड पे चलाओ, दोनों में फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा ना। तुम चाहे गाड़ी को ऐसे झुका दो चाहे उस साइकिल को ऐसे झुका दो, दोनों फिसलेंगी थोड़ी ना, कि दोनों फिसल, साइकिल फिसल जाएगी, उसका टायर पतला है तो फिसल जाएगी, नहीं फिसलेगी ना। कितने लोग चलाते हैं 25 इंची ऐसे करके मोड़ लेते हैं, हाँ ब्रेक ना मारो ना गाड़ियों में फिसल जाइयो, हम फिसल जाइयो। 25 इंची साइकिल नहीं आती बड़ी वाली एकदम, जिसके टायर एकदम पतले पतले। अब इन्होंने क्या कहा, एरिया बढ़ाने पर फ्रिक्शन बढ़ता है, तो इस तरह से तो जो उसका टायर है, गाड़ी का टायर इतना मोटा होता है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, फ्रिक्शन उसमें भी उतना ही लगेगा रोड पे, और 25 इंची के पतले वाले टायर में भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। कुछ समझ में आया है नहीं आया? क्या हैवी हो जाता है? हैवी नहीं होता, हवा कम रखोगे तो हैवी लगेगा, हवा भर के रखो हैवी नहीं लगेगा पंचर गाड़ी चलाओगे तो हैवी लगेगा ही। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, जितना ज्यादा स्मूथ करोगे एक्स्ट्रा स्मूथ, फ्रिक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट और कम होगा, एडहेसिव प्रेशर और बढ़ेगा, और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन जिस पे जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, एरिया चाहे बढ़े चाहे घटे, फ्रिक्शन चेंज नहीं। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी, ये थी क्लासिकल थ्योरी, दोनों समझ में आ गई। बहुत बड़ा भ्रम आज टूटा होगा ना तुम्हारा, टूटा ना भ्रम?
अभी बहुत सारे बच्चों का भ्रम नहीं टूटा है, तो इस भ्रम को तोड़ दो। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई है। अब आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। अभी हमने ओवरव्यू आपको दिया है, ओवरव्यू तो समझते ही होगे। बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। कौन से मोशन को? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं ना, हम लोग ऊपर बढ़ने की कोशिश करते, टांग पकड़ के नीचे घसीट लेते हैं, कहते तेरे को तो नहीं जाने दूंगा। वैसे ही दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ते हैं घिस के कांटेक्ट में रह के, तो ये वाला भी कहता है मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, उसको पकड़ के पीछे घसीट लेता है। तो मतलब क्या लगा रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं, जैसे हमारे रिलेटिव करते हैं। समझ में आ गई बात? टॉक्सिक बट इट्स ट्रू रियलिटी, ट्रू ट्रुथ। क्लियर हो गया? अच्छा, एक टर्म अभी हम यहां यूज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं उसको। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोजेस। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोजेस। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? टेंडेंसी का मतलब पावर नहीं, टेंडेंसी का मतलब है कि रिलेटिव मोशन जब होने वाला था तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है कि वो अपोज करेगा। मतलब वो करा नहीं, रिलेटिव मोशन को करने वाला है। जैसे मैंने बोला तुमसे कल मैं वो चैप्टर सुनूंगा, तो सुनने वाला हूं, अभी सुना तो नहीं। टेंडेंसी है उस चैप्टर की सुनने की। सुना क्या अभी? और ना तुम लोग सुना पाई। समझ में आई बात? नहीं समझे? सर्च करो टेंडेंसी, हाँ सर्च करो। ठीक, तो रिलेटिव मोशन के अपोज करने की टेंडेंसी है। ठीक है, क्या है? टेंडेंसी। क्लियर हो गया? चेक कर लो। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो फोर्स लगता है टेंजेंशियली लगता है। कैसे लगता है? टेंजेंशियली, टेंजेंशियली along the contact, along the contact। मतलब जहां जहां पे सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ये ए ये बी। अब ए वाला अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या हुआ? गलत है क्या? डेटा खत्म। अभी मैं दिखा रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करके आगे जा रहा है तो नीचे वाला क्या करेगा? टेंजेंशियल फोर्स पीछे लगा के इसको रोक लेगा। रोकेगा कि नहीं? कौन? बी जब आगे बढ़ रहा था तो उसको किसने रोका? ए ने। तो ए ने रोका किसको? बी को। तो ए वाले ने किस पे फोर्स लगाया? अब ए वाला इधर जा रहा है तो बी वाला ए को रोकेगा इधर, तो बी वाले ने फोर्स लगाया ए पर। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ही लगते हैं और टेंजेंशियली फोर्स लगते हैं कांटेक्ट में। बोलो समझ में आई बात या नहीं? इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ, जहां पे कांटेक्ट में है, हाँ यूजुअली डस। और मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? यही तो बोला कि टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की, हुई नहीं है। ये टेंडेंसी मैं कॉपी चेक करूंगा, अभी किरा नहीं है। तो यही तो मैंने बोला। अब जाके रेगो सर से पूछ लेना अपने। हाँ, टेंडेंसी है। अब क्लियर हो गया है नहीं? करने वाला है, अब करा या नहीं करा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो टेंजेंशियली फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? एरिया कांटेक्ट के टेंजेंशियली लगता है। इतनी बात कितने? हाँ,
और ये भाई आपको पता है सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, एग्जिस्ट इन पेयर, ये भी पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, इन सब चीजों में तो कोई दिक्कत। हाँ अब सुनो, एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मुंह का ढक्कन थोड़ी देर बंद रखो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो फ्रिक्शन रेस्ट में लग रहा हो। किस में लग रहा हो? रेस्ट में। तो इसमें लिखो व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या हुआ? अच्छा, तो व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी मतलब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है बट हुई नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? मोशन में आने, रिलेटिव ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन की आने की टेंडेंसी, मोशन में आने की टेंडेंसी है, आ सकता है बट अभी आया नहीं है, मतलब वो किस में है? रेस्ट में। कुछ समझ में आया? और अगर उसमें रिलेटिव मोशन इज देयर, क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन इज देयर, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होगा। टेंडेंसी थी तो मतलब रेस्ट में था, अभी मोशन में आने वाला है, अभी आया नहीं। और अगर रिलेटिव मोशन इज देयर तो मतलब मोशन में है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। हाँ, बात समझ में आई? अब सुनो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे बच्चों ने क्लास 8th में फ्रिक्शन पढ़ के रखा, उन्होंने स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा होगा, स्लाइडिंग पढ़ा होगा, है ना? लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ में नहीं आया आज तक कि होता क्या। और होता बहुत आसान है, सुनना। एक ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है, मैं इस पे लगातार फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ये पोडियम दिख रहा है, अब दिखा? हाँ, पोडियम ये दिख रहा है सभी को, ठीक। अब ये पोडियम है, ध्यान से सुनना, पोडियम, इस पोडियम पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसकी टेंडेंसी है मोशन में आने की, आया क्या? तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उस फोर्स को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। अब ये रेस्ट में है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर वो फ्रिक्शन रोक रहा है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है उसके बाद भी फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? मैं फोर्स देखो लगा रहा हूं ना, हिल रहा है, तो इसकी टेंडेंसी है मोशन में आने की बट आया तो है नहीं, बट अभी रेस्ट में। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसको कैंसिल कौन कर रहा है बैक की तरफ? फ्रिक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? मतलब जब सुनो जब मतलब मैं इस पे फोर्स इधर लगाऊंगा तो इसकी टेंडेंसी है मोशन में आने की, बट अभी आया तो है नहीं, अभी ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि रेस्ट में ऑब्जेक्ट है फिर भी इसको रोक रहा है। इसको जूम इन करके देखें मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा बनेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम। तो एडहेसिव प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक पीछे की तरफ लगेगा ही लगेगा। तो रेस्ट बॉडी में लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में है? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट मूव नहीं हुआ,
फोर्स अप्लाई मैंने किया बट ये मूव हुआ नहीं, तब उस समय कौन फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लो मैंने फोर्स लगाया और ये बॉडी मोशन में है, किस में आ गई? मोशन में। मोशन में है उसके बाद भी एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। मोशन में होने के बाद भी एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे उसको अपोज कर रहा है लगातार। जैसे कि एग्जांपल ये है, इसको मैंने धक्का मारा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया। समझ में आई बात? दो जोर से मार के दिखा देते हैं। भाई ये बुक है, इस पे मैंने रिमोट रखा, मैंने फोर्स मारा, देखो रुक जा रहा है ना बार बार, तो इसका मतलब मोशन में आकर ये रुक जा रहा है। कौन रोक रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन रोक रहा है इसको? कौन रोक रहा है इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस समय जो बैक में अपोज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शन को हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? यहां तक क्लियर हो गया है? अब इसके आगे कल